गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो आप सभी भावी टीचर्स गण को मेरा सादर प्रणाम। आपकी डिमांड पर आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं और आप जो तैयारी कर रहे हो ये तैयारी सिर्फ आपकी नहीं, आपके फ्यूचर की तैयारी नहीं है ये सिर्फ, बल्कि आप एक मैदान तैयार कर रहे हो आने वाले भारत के फ्यूचर के लिए, आने वाले भारत के नए छात्रों के लिए, नए स्टूडेंट्स के लिए। और उन्हीं पे डिपेंड होता है भारत का भविष्य। तो आप भारत के भविष्य के लिए एक मैदान तैयार कर रहे हो और ज़िंदगी में अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो व्यर्थ नहीं जाएगी। आप जो मेहनत करोगे, जो आपने अपने दृढ़ निश्चय करके, जो आपने पूरे फोर्स के साथ आप मेहनत कर रहे हो, ये कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। तो सीखने को कुछ ना कुछ तो मिलेगा। दुनिया में दो वर्ड्स हैं, एक अनुमान, एक अनुभव। इस पे वर्ड्स में डिफरेंस तो बहुत नजर आ रहा है, लेकिन इसको लगाने में एक स्लाइटली डिफरेंस है। आपने कब अनुमान लगाया या कब अनुभव लगाया, कई लोगों को पता नहीं लगता है। ठीक है, आप कोई चीज है उसके ऊपर आप अनुमान से बता रहे हो या अनुभव से बता रहे हो, तो ये सिर्फ सीखने वाला बता सकता है। तो क्या इसमें डिफरेंस है? दो लाइन के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं। अनुमान जो आपका है, तो अनुभव कभी जिंदगी में अनुभव गलत नहीं हो सकता। अनुमान गलत हो सकता है, लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान मन की एक कल्पना है और अनुभव जीवन की एक सीख है। तो आपने दोनों में डिफरेंस करना सीखा कि जिंदगी में क्या गलत हो सकता है। अनुमान आपका गलत हो सकता है, लेकिन अनुभव कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान जो है वो मन की कल्पनाएं हैं और अनुभव जीवन की सीख है। सो इसी की थॉट पर और आपके इस मैदान के लिए आप बड़े तत्पर हो, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। आप मैदान को प्रॉपर बिना स्वार्थ के तैयारी करते रहिए और सफलताएं आपको मिलेगी जरूर। तो चलिए, आप समझ गए होंगे कि आज के टॉपिक में हम क्या बात करने वाले हैं। पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल को हम क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, ये आपकी पीरियोडिक टेबल को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? आवर्त सारणी। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पीरियोडिक टेबल आप बने रहिए लास्ट तक। आपको पीरियोडिक टेबल जो है पूरी की पूरी आवर्त सारणी है, जो आपको रीट के बेसिस पर हम बात कर रहे हैं। आज की जो पूरी क्लास है वो रीट के सिलेबस के बेसिस पर और रीट के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके बेसिस पर है। इस पूरे वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। आपको जो पीरियोडिक टेबल है, जितना आपको रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से एलिमेंट है जिनकी आपको रिक्वायरमेंट होगी, पूरा का पूरा क्लियर होगा आपको। मतलब ये मान के चलिए कि ये पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये केमिस्ट्री की, रसायन की ABCD है, और ABCD या अंधाराम पढ़े बगैर आप कोई भी सेंटेंस आगे कवर नहीं कर सकते। और हमारे केमिस्ट्री में सेंटेंस एक रिएक्शन की फॉर्म में चलती है, एक कंपाउंड की फॉर्म में चलती है, एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में चलती है। तो ये आपके सारे के सारे शब्द बोल दो, वाक्य बोल दो, ये इन चीजों को आप जो समझ रहे हो वो उसका बेसिक फंडामेंटल यही है। तो हम सबसे पहले इसको समझेंगे और आपको याद पूरा का पूरा ट्रिक के थ्रू होगा। तो आइए बिना टाइम व्यर्थ किए अपन बिल्कुल इसको पूरे को समझते हैं। समय की सीमाओं को हम ध्यान में रखते हुए इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखो जरा, पीरियोडिक टेबल के लिए आपको इस तरह का एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा।
और जो कोई मेरे से शिकायत करे कि मुझे पीरियोडिक टेबल याद नहीं होती है, उसके लिए भी हम इजी करेंगे इसको। याद कैसे नहीं होगी, याद होगी, आप बस बने रहिए, आपको ये पूरी हम याद करवा के ही छोड़ेंगे, इसके बगैर आपको जाने नहीं देंगे। इस तरह का एक फॉर्मेट आपको नजर आएगा। अब हम बात करें अगर थोड़ी सी कि हम पीरियोडिक टेबल में इन चीजों को बनाते हैं। देखो, जो बच्चा ये कह रहा है कि हमें याद नहीं है, तो आप सीधी सी बात करें, एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स जस्ट हम हैं, ये मान के चलिए हम अपने आप को एक एटम की तरह कंसीडर करते हैं। एक क्लास में जितने बच्चे हैं वो सबके सब एटम्स हैं। अगर उनको सही तरीके से क्लास में रखना है तो क्लास के लिए हम एक रजिस्टर बनाते हैं, और रजिस्टर में आप सिस्टमेटिक तरीके से उनके नेम्स लिखते हो और अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, यानी किसी ना किसी रूल को फॉलो करते हुए आप अरेंज करते हो। अगर रूल फॉलो कर रहे हो और अरेंज कर रहे हो तो आपने रजिस्टर नंबर पे रजिस्टर नंबर दोगे उनको, तो 1 2 3। जस्ट वैसे ही इतने एटम्स एलिमेंट से उनको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नंबर भी देंगे, यानी कि उनके एटॉमिक नंबर्स क्या होंगे, उनके परमाणु क्रमांक क्या होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये सब के सब एलिमेंट जो है, एटम है, तत्व जिसे आप कह सकते हो वो। तो मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, परमाणु क्या होता है, ठीक है, इन सब के बारे में, और अणु क्या होता है, इन सब के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। पहले हम सीधे सीधे आते हैं, तत्व बोल दो या एटम बोल दो, है ना। तो दोनों में डिफरेंस क्या है मैं समझाऊंगा आपको। जहां कंफ्यूजन होता है वो तत्व और परमाणु तत्व के साथ कंफ्यूजन होता है, और अणु और यौगिक के साथ आपका कंफ्यूजन होता है, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो हाँ, हमारी बात क्या है कि एक क्लास के अंदर रजिस्टर नंबर है, तो रजिस्टर नंबर, अब मान लीजिए आपको अपना रजिस्टर नंबर तो याद हो जाता है, यस, इजीली। तो यहां से आपको कोई ना कोई एटम इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और करना क्या है, सेम वैसे ही है, क्या आपको रजिस्टर नंबर याद हो जाता है? हाँ सर, बिल्कुल याद हो जाता है। फिर पीरियोडिक टेबल क्यों नहीं याद होती, अभी बताते हैं, होगी वो भी। जैसे रजिस्टर नंबर है वैसे ये भी याद होगी। आपको करना क्या है, थोड़ा सा चेंज लाना है। रजिस्टर नंबर आपको अपना याद होता है, यस, आपको अपने फ्रेंड का भी याद करना है, सर उसको भी कर लेते हैं। तो आपको फ्रेंड का तो याद करना ही है, यस, आपको फ्रेंड्स में बॉयफ्रेंड का भी याद करना है, गर्लफ्रेंड का भी याद करना है, सर वो भी हो जाता है। इनके अलावा ये तो खास फ्रेंड है, इनके अलावा जो क्लास में बाकी बच्चे हैं उनके भी रजिस्टर नंबर याद करने हैं। इसका मतलब साफ है कि क्लास में जो रजिस्टर है उसमें कौन से बच्चे का कौन सा रजिस्टर नंबर है, बस ये याद करना है। अगर ये याद कर लोगे तो पीरियोडिक टेबल भी याद होगी, यानी कि आपको इस एलिमेंट में एक एक एटम का एटॉमिक नंबर याद करना है। अब सर वो टेंशन है कि वही तो नहीं होता है, उसका भी टेंशन नहीं लीजिए, बाय ट्रिक उसको भी याद करवा देंगे, पर मामला सेट वैसे ही है। चलिए बात करते हैं। देखो, अपने पास यहाँ है जी हाइड्रोजन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कहानी। तो एक ये है, इस एटम को इस पीरियोडिक टेबल में इसमें जो तत्व है उसकी पोजीशन बताने के लिए, मान लीजिए कि पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ब्लॉक्स हैं। अलग अलग क्या है, ब्लॉक। तो यहां पर भी वही कहानी है, यहाँ एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का नेम है, ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का नेम है एस ब्लॉक। इस ब्लॉक का नेम क्या है, एस ब्लॉक। और यहां से यहां तक जो ब्लॉक है, यहां से यहां तक जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का नेम है पी ब्लॉक। क्या है, पी ब्लॉक। ठीक है, और ये जो बीच में यहां से यहां तक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का नेम है डी ब्लॉक। क्या नेम है, डी ब्लॉक। कहां से कहां तक, ये, और यहां से यहां तक का जो ब्लॉक है वो डी ब्लॉक है। और यहां आपके पास लास्ट में
डबल बॉक्स आएगा, हम यहां पर पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 5 है, ये 6 है, 7 है। तो आपको यहां इन दो बॉक्स में यहां पे पूरा का पूरा सिमटा हुआ इन दोनों को मिला के यहां नीचे, जिसको हम नीचे लिखते हैं उसको बोलते हैं क्या, एफ ब्लॉक, जो कि नीचे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है ब्लॉक, है ना, एफ ब्लॉक। और वो कहां होता है, इन दोनों बॉक्स के अंदर होता है, यहां पर होता है। लेकिन हम उसे बाहर निकाल के कहां रख देते हैं, ऐसा रख देते हैं। चलिए अभी ब्लॉक समझा, हमें इनकी टेंशन नहीं लेना है, ये याद ही नहीं करना है, ठीक है जी। आइए, सारे याद नहीं कर रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी है ना। यहां पर हम मेंडलीव ने ये सबसे पहले जो अरेंजमेंट दिया, मेंडलीव ने दिया था। और मेंडलीव ने जो अरेंजमेंट दिया वो 68 के अप्रॉक्स में जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंजमेंट दिया था। लेकिन उसके बाद जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल आई है ना, आधुनिक तौर पे जो बनाई गई थी, वो थी मोजली की। तो हम जो पढ़ते हैं वो मोजली की, यानी मॉडिफाई ऑफ द पीरियडिक टेबल किसकी, मेंडलीव। तो मॉडिफाई ऑफ द मेंडलीव पीरियडिक टेबल वो किसने दी, मोजली ने। तो ये मोजली की पीरियडिक टेबल है, ठीक है। बाकी सबसे पहले इस तरह की जो अरेंजमेंट है वो मेंडलीव ने की थी, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम सीधा सीधा एलिमेंट की बात करते हैं। अब हो जाइए, पूरा फोकस बोर्ड में कीजिए और जो जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। आपके पास यहाँ एलिमेंट है, यहाँ एलिमेंट है, और इस एलिमेंट में यहां पर जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट की बात करें तो हाइड्रोजन है। तो हम क्या करेंगे, ट्रिक क्या है यहां पर, इस पूरे की ट्रिक क्या है, ली ना के रब से फरियाद। तो है ली ना के रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इतना आप रीड के हिसाब से इतना यहां तक याद कर लोगे, यहां तक इतना काफी है, इसके बाद करने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं, जब ट्रिक की है तो है ली ना के रब से फरियाद। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है, इतना है अपने पास। ये रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। चलिए आपने ट्रिक याद कर ली, लिख लेना, इसको लिख लेना, क्या है ली ना के रब से फरियाद, हेलिना के रब से फरियाद। दूसरी आओ, यहां पर क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर। तो यहां मंगवा देते हैं इसको, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। यार सीधी बात है, आप भावी टीचर हो, आपको पता है ना, कई सारों के साथ तो बेचारों के साथ ऐसा हो भी रहा होगा कि उनके बच्चे हैं और वो क्या कर रहे हैं, आज तो कह रहे हैं कि भैया आज हमें फोन चाहिए, फिर कहेंगे कंप्यूटर चाहिए, फिर कहेंगे कार चाहिए, स्कूटर चाहिए, फिर कहेंगे बीबी चाहिए। तो उनके लिए, माँ बाप के लिए तो रोना ही है ना, नई नई डिमांड निकल के आ रही है, उनको सोल्व करना, मतलब उनके लिए सारी डिमांड को पूरा करना बड़ा भारी पड़ता है। और इसीलिए आप मेहनत भी कर रहे हो कि बच्चों की जो डिमांड है वो पूरी हो सके। तो राजी, कई राजी बोलते हैं, मैं कह रहा हूं राजी तो मुश्किल है, रोना ही पड़ेगा। तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए, है ना। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, है ना। तो बेरियम, रेडियम ये आपके पास हो गया है। तो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स थे, ये दोनों हो गए। इसमें आपको जहां तक फोकस करना है वो ये है, यहां तक फोकस करना है आपको, मतलब ये पूरा ग्रुप ऐसे, इससे ज्यादा नहीं। इधर आ जाइए, फिर इधर बात कर लेते हैं। इधर कौन कौन है, इधर आपका बोरोन है, फिर कार्बन है, फिर
नाइट्रोजन है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। चलो स्पेस अच्छा खासा है तो इधर शिफ्ट कर देते हैं। ये नाइट्रोजन है और ये कार्बन है। चलिए बनाते हैं कुछ आगे की कहानी। अब इसको लर्न करना है आपको, है ना, इसको लिखना है। तो इसको कैसे लिखें देखो जरा, समझते हैं, लिखते हैं वन बाय वन करते हुए। ये क्या है, बोरोन, क्या है, बोरोन है। तो बैंगन, बी से बैंगन, आलू, गोभी, इन थैला। मार्केट में गए तो आपने गोभी खरीदी, आलू खरीदा, बैंगन खरीदा, आलू खरीदा, गोभी खरीदा, 3 सब्जियां खरीद ली। यहां तक करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी ठीक है, यहां तक कर। इन थैला, IN है, ये क्या है, IN, इन थैला। तो बैंगन, आलू, गोभी, इन थैला, थैले में रख के ले आए मार्केट से। आप लोगों का अभी पढ़ने के बाद ये काम है कि यही खरीद के लाना है थैले में रख के। यस, तो ये क्या, कौन है, बोरोन। ये कौन है, एल्यूमिनियम। ये कौन है, गैलियम। ये इंडियम, ये थेलियम। क्या है ये, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। आगे बात समझ में। यस, अब आते हैं कार्बन पे। कार्बन, ठीक है, कार्बन। अब कार्बन से बात करो तो कार्बन का हम कई अलग अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कार्बन की जो ट्रिक है वो क्या है, देखो, काशी गए संत पंडित, ये बोल दो, या कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम। ये नहीं समझ में आता तो आप लिख सकते हो काशी गए संत पंडित। काशी गए संत पंडित। काशी के और SI, काशी गए संत पंडित, काशी गए संत पंडित। या कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, कुछ भी बना सकते हो आराम से, है ना। तो ये क्या है, कार्बन है, ये सिलिका है ना, सिलिकॉन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये गैलियम था, गैलियम, है ना, ये जर्मेनियम है। यहाँ Ga है, यहाँ Ge है, ध्यान रखना, इन दोनों में कंफ्यूजन में नहीं आना है, ठीक है। और टिन, ये टिन है, ये क्या है, टिन है, टिन। इसको फोकस रखना है, टिन को, इसका सिंबल ये होता है टिन का। और ये लेड है, ये लेड है। तो ये आएगा काम अपने, देखेंगे उस टाइम पे जहां समझना है। तो आपको एक तो इस पे फोकस रखना है, ठीक है, एक इस पे फोकस रखना है। यस, आ जाओ फिर से नाइट्रोजन वाली फैमिली पे। तो नाइट्रोजन में क्या है, देखो, नाती पोता, है ना, एक नानी एक नाती। आपकी बिटिया जो है वो आपकी मम्मी, यानी कि रिलेशन समझ गए ना, वो क्या है, नानी है, नानी नाती का रिलेशन है। तो नाती, पोता, दादी और पोते का रिश्ता आप जानते ही हो। तो नाती पोता, और आशा सहयोगिनी जो उसको संभालती है, आशा। तो नाती पोता आशा सब, SB, सब बीमार। क्या है, सब बीमार। नाती पोता आशा सब बीमार। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, एंटीमनी, बिस्मिथ, ठीक है। ओ, लो भैया, ये कौन है, ओ ऑक्सीजन, है ना। ओस से तेरी पूजा। देखो, हम पूजा भी छोटी मोटी नहीं कर रहे हैं, किससे, बूंदों से। ओस की बूंदों से हम क्या कर रहे हैं, तेरी पूजा कर रहे हैं। ओस से तेरी पूजा, हम पूजा किससे करेंगे, तेरी ओस की बूंदों से पूजा करेंगे। क्योंकि पानी नीचे आने पर तो गंदा हो जाता है। जब ओस से वेपराइजेशन प्रोसेस से होके, वाष्पीकरण से होके, जब ओस से होके हुए
ओस बनकर जब आती है तो ऐसे शुद्ध पानी से तेरी पूजा करेंगे, तो ओस से तेरी पूजा। एफ सी एल साथ में है, तो हमें आगे आगे का वर्ड लेना है। एफ सी बी आई, क्या है ये? आगे आगे का वर्ड लेना है। एफ सी बी आई, एक्ट, एटी, एक्ट। तो यहां पर सी पे एल लगा देना है। बी आर, क्लोरीन ब्रोमीन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, एफ सी बी आई, एक्ट। लास्ट वाला क्या है देखो जरा, हीलियम, है ना। हीरो ने अरुणा कुमारी, हीरो ने अरुणा कुमारी का जेनोन रेडोन कर डाला। क्या है? हीरो ने अरुणा कुमारी का जेनोन रेडोन कर डाला। तो ये एक ट्रिक है आपकी, और कोई भी ट्रिक आप बना सकते हो, ये है। अब आपको जो आपके सिलेबस में है उसकी बात करते हैं। तो मैंने ये क्यों बनाई उसकी कहानी अब मैं बताता हूं, क्यों मैंने ऐसा बनाया। आपको इतना याद नहीं करना है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं याद करना चाहता हूं तो कर सकता है, लेकिन आपको अपने सिलेबस के हिसाब से अगर देखें तो इतना याद करना ही नहीं है। तो सर फिर ये बनाया क्यों, बता देते हैं क्यों बनाया। मैं यहां से बोरोन से एक स्टेयर फॉर्म चल रहा हूं, ऐसे एक स्टेयर फॉर्म चल रहा हूं, है ना। इस तरह से स्टेयर फॉर्म चल रहा हूं। ये स्टेयर फॉर्म है, ये स्टेयर फॉर्म है। इसके नीचे भी होती है एक लाइन और होती है, इस तरह से एक लाइन होती है। तो मैं एक स्टेयर फॉर्म चल रहा हूं और इस स्टेयर फॉर्म में ऐसे होती है। इसका टेंशन नहीं लेना है, इसको कोई जरूरत नहीं है तुम्हें याद करने की, है ना। इसके नीचे वाले की कोई जरूरत नहीं है, इतनी है। तो आपको ये स्टेयर दिख रही है, सीढ़ियां दिख रही है, ये सीढ़ियां दिख रही है, यस। अगर ये सीढ़ियां दिख रही है तो आप सीधे बोलेंगे कि इन सीढ़ियों से इधर के जितने भी एलिमेंट्स है, ये हुए, ये पूरे ब्लॉक के हुए और इसके हुए, ये सब के सब क्या है? मेटल से। तो मैं पहले ये ब्लॉक भी लिख देता हूं ताकि आपको, और ब्लॉक में कहां तक अपन को काम करना है, इसमें ज्यादा नहीं, इसमें इतना ही है। तो यहां पर क्या होगा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। थोड़ा इसको पास कर देते हैं, है ना, थोड़ा पास कर देते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। निकल, कॉपर, जिंक, ये होता है सी, बड़ा सी छोटा ओ, एन और आई, तो सी कार्बन और यू, जेड और एन, जिंक। ये तो हमें यहां से यहां तक याद करना है, बस इतना है। बाकी इनसे कोई लेना देना नहीं, नीचे वालों से, ऊपर वालों से। और अब मैं जो बोल रहा हूं वो समझो। इस स्टेयर से इधर वाले जितने भी है, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब है मेटल्स। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कौन है? मेटल्स है। यहां जो भी है वो भी ए ब्लॉक भी, पूरा ए ब्लॉक मेटल्स, पूरा डी ब्लॉक मेटल्स, पूरा एस ब्लॉक मेटल्स। यानी मेटल्स में कौन कौन आ रहा है? पूरा का पूरा एस ब्लॉक आ रहा है, पूरा का पूरा आपका डी ब्लॉक भी आ रहा है, और पूरा का पूरा आपका एफ ब्लॉक भी आ रहा है। ये सब क्या है? मेटल से। और पी ब्लॉक थोड़ा बहुत, तो कुछ यानी सम या कुछ लिख दो, कुछ पी ब्लॉक के भी हैं, कुछ क्या है? पी ब्लॉक के भी हैं।
और बचे हुए बाकी पी ब्लॉक में, यानी कि इस स्टेयर से इधर वाले जितने भी है सब कैसे हैं, नॉन मेटल। नॉन मेटल का क्या मतलब हुआ, चलो हिंदी में भी बात याद आ गई तो वो भी बता देते हैं। नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल्स। देखो ये नॉन मेटल्स मतलब अधातु है, अधातु। ये क्या है, अधातु। मेटल्स मतलब क्या है, धातु, है ना, धातु, धातु है, ठीक है ना, क्या है, धातु है। और आपके पास ये है, मैं सर्कल कर रहा हूं, कुछ को सर्कल कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो सर्कल वाइट से कर देते हैं। ये मैंने सर्कल किया, ये भी सर्कल किया, ये भी सर्कल किया, ये भी किया, ये भी किया, ये और ये जितने भी मैंने सर्कल किए हैं ना, ये सब के सब क्या है, मेटलॉइड्स। मेटेलॉइड्स क्या है, मेटेलॉइड्स, या इसे बोल दो उपधातु। क्या है, उपधातु। तो उपधातु कौन कौन सी है, सिलिका, जर्मेनियम, है ना, आर्सेनिक, ये सब के सब क्या है, उपधातु है। टेलुरियम, पोलोनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, तो ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सब ये है ना। तो ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ठीक है। तो ये है हीलियम, नियोन, एरागोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। तो ये एलिमेंट्स हो गए। अब आइए यहां पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, है ना। ये जो है इनकी हम बात कर रहे हैं। तो अब देखो जरा, इसके भी अगर हम बात करें, इसकी बात करें तो अपने पास क्या है, इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक समझा देते हैं। साइंस टीचर विनीता कुमारी, क्या है, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फे को नी क्यों जलाती हो। साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फे को नी क्यों जलाती हो। आराम से लिख लेना, मैं वन वन वर्ड्स बोलता जा रहा हूं, धीरे धीरे से इसे आप जो है पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है ना। साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फे को नी क्यों जलाती हो। एक और इसको लिख सकते हैं आप, है ना, क्या लिख सकते हो उसमें, अच्छा वो विवाह वाला है, छोड़ो उसको, छोड़ो, यही ठीक है। साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फे को नी क्यों जलाती हो, है ना। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, ये क्या है, दूसरी ट्रिक जो है, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। क्या ट्रिक है कि सुनो, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा तुम्हें जानू, ठीक है। तो यह भी एक तरीका है। अगर मान लीजिए मामला गड़बड़ है तो तिलक टिक्का निकल जाए तो फिर उसको कोई कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि उसका बीमा हो चुका है, प्लॉट रजिस्टर्ड हो चुका है ना। तो ये भी एक तरीका है। तो प्लॉट रजिस्टर वाला भी मैटर है इसमें। तो आप ये भी कह सकते हो आराम से इसको, दो तरीके, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फे को नी क्यों जलाती हो। दूसरा है सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। वेरी गुड, ये मामला हो गया। तो अब आपके लिए इतना ही आपको लर्न करना था, इससे आगे नहीं करना है। अब मैं समझाता हूं, आपका मामला सिर्फ यहां तक है, एटॉमिक नंबर। अब रजिस्टर नंबर वाली बात आते हैं, रजिस्टर नंबर वाली बात आते हैं। 30 तक आपको लर्न करना है। तो मैं नंबर बता देता हूं, एटॉमिक नंबर। जैसे रजिस्टर नंबर है आप याद करते हो ना, ऐसे इसके रजिस्टर नंबर दे देता हूं मैं। इसका रजिस्टर नंबर है 1, कितना है 1, और इसका नंबर है 2, इसका नंबर है 3, कितना है 3, और इसका नंबर है 4, इसका नंबर क्या है 4, इसका नंबर है 4। और अच्छा गलती कर दी ना मैंने, हाँ गलती कर दी, ऊपर वाला छोड़ दिया। अरे ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है। ये है 3 और ये है 4, ये है 3, ये 3, ये 4।
और ये है 5, ये क्या है 5, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है। ये रजिस्टर नंबर है, इसी को कहते हैं परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। ऐसे नंबर याद कर सकते हो आराम से, बिल्कुल। इसका नंबर है 11, 10 हो गए ना तो 11, इसका आ गया 12, इसका क्या है 12, mg का क्या है 12, तो इसका 12 है, कितना है 12। इसका है 13, इसका कितना है 13, इधर लिख देता हूं 13, इसका है 14, इसका 15, इसका 16, 17 और 18, ठीक है। इधर आ जाओ, इसका कितना है 19, इसका 20, इसका आ जाओ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। यहां तक आपको याद करना है और कुछ नहीं, इतना रजिस्टर नंबर आपको याद कर लेना है और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, बोलो सही है, यस। तो आप इतना कीजिए एलिमेंट्स को, फिर समझेंगे हम अगले सेशन में। हम जो एटम्स है ना उनकी, मेटल नॉन मेटल की, धातु की रिएक्शंस होती है तो कौन से कंपाउंड्स बनते हैं, यानी कौन से यौगिक बनते हैं। अच्छा, आपको जो मैं बात समझा रहा था ये समझ लेते हैं, एक बार इस पे बात कर लेते हैं कि आपके पास परमाणु क्या होते हैं। पहले तो समझ लो कि परमाणु को बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा होता है आपका अणु। क्या होता है? अणु। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि आप जब पहले अणु ही लिख देते हैं, अणु जिसको कहते हैं मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। और तीसरा होता है तत्व, जिसको कहते हैं हम एलिमेंट। और एक होता है 4th नंबर पे, वो होता है यौगिक, है ना, यौगिक। यौगिक इसको कहते हैं कंपाउंड। अब आपको मैं फर्क समझा देता हूं। डाल्टन थ्योरी, यानी डाल्टन साहब ने सबसे पहले लिखित में कहा, क्या कहा डाल्टन साहब ने, कि दुनिया में जो चीजें बनी हुई है, जैसे ये चौक बनी हुई है, तो इस चौक का भी कोई ना कोई एक छोटे छोटे कणों से मिलकर एक चौक बनी हुई है। जैसे कि वॉल है, अगर इस बोर्ड के पीछे जो दीवार है, वॉल है, उसका सबसे छोटा पार्ट, यानी कि जिस तरह से वो बनी हुई है, तो क्या होगा? ईंट होगी, ब्रिक होगी, ईंट लगी हुई है, एक 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 ईंट लगाकर दीवार बनाई गई है। तो इस ईंट की, इस दीवार की यूनिट, सबसे छोटी यूनिट क्या है? ईंट है। ऐसे ही मान लीजिए कोई चीज है, जैसे चौक है, तो ये चौक मिलकर बनी है किससे? छोटे छोटे पार्टिकल से। अगर नहीं समझ में आ रहा है छोटे पार्टिकल्स कहां है, तो ये देखो, है ना, ये बहुत सारे बता देते हैं। ये देखो, इतने सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़े हैं, है ना। ये सब छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या हैं? इसी के, यानी कि इसी छोटे पार्टिकल्स को जो आप अपनी नेक्ड आइज, यानी आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन्हीं को कहते हैं परमाणु या एटम। यानी दुनिया में अगर आप बारीक से बारीक सोचो और ये कहो कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, इसमें जो पार्ट दिख रहे हैं आपको, वो भी और छोटे 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 पार्टिकल्स से मिलकर बने होंगे। तो दुनिया में जो सबसे छोटा पार्टिकल्स कोई आता है तो उसको कहते हैं परमाणु या एटम। आगे बात समझ में? अब सुनना, एक तत्व और एक अणु, अणु और तत्व। मान लीजिए कि आपके पास तत्व क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है? एक ही जैसे एक साथ ग्रुप में रहना, एक ही कैटेगरी के एक साथ ग्रुप में रहना तत्व कहलाता है। जैसे एक क्लास में सभी बॉयज 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 ही है ना, लड़के ही लड़के हैं, सारे के सारे एक कैटेगरी के हैं,
ना, सारे के सारे बॉयज हैं, एक ही बिरादरी के हैं, बॉयज है, एक जैसे हैं। यस, उन सबका ग्रुप तत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा, या फिर उनको एलिमेंट कहेंगे। अब देखो, एक तो ये एलिमेंट है ना, ग्रुप है। एक तो एलिमेंट क्या है? ग्रुप है। लेकिन कैसे? एक ही जैसे परमाणुओं का ग्रुप है और जिसका कोई रेशो फिक्स नहीं है। ध्यान से सुनना, मैं जो बात बोल रहा हूं। तत्व क्या है? तत्व जो है वो एक ग्रुप है, एक पूरा का पूरा क्या है? ग्रुप है, और एक जैसे तत्व, एक जैसे परमाणुओं का ग्रुप है। ये क्या है? एक जैसे परमाणुओं का ग्रुप है, उसको हम तत्व कहते हैं, और उसमें कोई रेशो फिक्स नहीं है। ये यौगिक भी ग्रुप है और ये तत्व भी ग्रुप है। ऐसे ये परमाणु तो सिंगल था बेचारा, सबसे छोटा पार्टिकल्स। ऐसे ये अणु भी सिंगल है, लेकिन ध्यान से सुनना, सब परमाणुओं से मिलकर बन रहे हैं सबके सब। तो हमने कहा सबसे छोटा तो परमाणु, बिल्कुल अकेला, सिंगल, सबसे छोटा निकाल लिया। यस, अगर एक और एक से ज्यादा, एक नहीं, दो और दो से ज्यादा, दो और दो से ज्यादा परमाणु मिलकर, दो और दो से ज्यादा परमाणु मिलकर, पर मिलेंगे कैसे? एक फिक्स्ड रेशो में। यहां रेशो बोलना पड़ेगा, किसमें? अणु में। दो और दो से ज्यादा परमाणु एक रेशो में मिलकर जो बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं, या उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। ये बनने के लिए, जुड़ने के लिए क्या करेंगे? रेशो फिक्स करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में H2O, वाटर, पानी का अणु, पानी का अणु है ना, पानी का अणु। ये अब ये एलिमेंट जैसे, तो ये एक अकेला अणु है, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है ये वाटर का अणु, जो अकेला है, इसे कहते हैं हम। तो ये क्या बोलोगे? इसमें रेशो फिक्स है। रेशो कैसे फिक्स है? हाइड्रोजन कितने? 2, ऑक्सीजन कितने? 1। ये 2:1 रेशो में है, 2:1 रेशो में। तो जितने भी अणु है ना, वो सबके सब फिक्स्ड रेशो में मिलते हैं। अगर आपने रेशो गड़बड़ कर दिया, 2:2 कर दिया, मतलब 1:1 कर दिया, अगर दोनों तरफ 2-2 या 1-1 कर दिया, तो फिर वो पानी रहेगा ही नहीं, कुछ और बन जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह इस तरह की चीजें बन जाएगी। तो आप ये कह रहे हो कि अणु क्या होता है? 2 और 2 से ज्यादा परमाणु या एटम, 2 और 2 से ज्यादा परमाणु एक फिक्स्ड रेशो में मिलकर बनाते हैं, उसे कहते हैं अणु। क्या कहते हैं? अणु। तो ये एक अकेला है बेचारा, अकेला। फिर तत्व क्या है? तत्व क्या है कि 2 और 2 से ज्यादा परमाणु मिलकर, है ना, 2 और 2 से ज्यादा एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर, 2 या 2 से ज्यादा एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर जिसे बनाते हैं, उसे तत्व कहते हैं। और इसमें रेशो में होने की कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे एक लोहे की रोड, लोहे की रोड में लोहे के बहुत सारे छोटे 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 छोटे, सिर्फ आयरन ही आयरन, लोहे के तत्व, Fe के अणु होते हैं, सॉरी, आपके पास परमाणु होते हैं। एक ही जैसे क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। सारे आयरन के ही परमाणु होते हैं, मतलब एक ही कैटेगरी के हैं। जैसे कि एक क्लास में सारे लड़के ही लड़के हैं, तो वो उसको तत्व बोलते हैं, है ना। यहां देखो, यौगिक, यौगिक क्या होता है? ये जो परमाणु, ये जो अणु बना ना, इन अणु के ग्रुप को हम यौगिक बोलते हैं। अणु के ग्रुप को यौगिक बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जो अणु है उनके ग्रुप को यौगिक बोलते हैं। जैसे कि मैं समझाता हूं, वाटर का एक मॉलिक्यूल और ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल या कई सारे अणु, वाटर के, पानी के कई सारे अणु आपस में मिलकर इकट्ठे रहे हैं, तो उसे कंपाउंड यानी यौगिक बोलोगे। क्या बोलोगे? यौगिक। मान लीजिए पानी को जानते हो ना आप, तो पानी को क्या करोगे? गर्म करो। गर्म करोगे तो किसमें कन्वर्ट होगा? भाप में। अब भाप में जो अलग अलग चल रहे हैं ना, कि पहले नीचे थे पानी, तो पानी के कई सारे अणु आपस में जुड़ कर रह रहे थे। जब आपने गर्म किया तो वो उनका बॉन्ड टूटा और वो क्या करने लग गए? उनका बंध टूट गया और कहां जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं।
अब वो सिंगल सिंगल अकेले अकेले जा रहे हैं। जो भाप में दिख रहे हैं ना, वो अकेले अकेले अणु घूम रहे हैं, बहुत सारे अकेले अकेले अणु घूम रहे हैं, है ना। क्या है? अकेले अकेले अणु। तो ये अणु है, तो ये अकेला अणु है, तो भाप में अकेला अणु होता है। अगर उन सबको आपने इकट्ठा कर लिया तो पानी में आ जाएगा, तो बहुत सारे हो गए ना। अब आप देख लो, आप सब्जी बनाते हो घर पे, तो भाप ऊपर जाती है। अगर आपने थाली वगैरह या कुछ भी कंटेनर ऊपर रख दिया तो भाप उससे टकराएगी और पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। यही होता है ना, भाप जाती है, ऊपर टकराती है, पानी में कन्वर्ट हो जाती है। तो कई सारे सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल ऊपर गए, टकराए, सबके सब इकट्ठे होके वापस नीचे आ गए। जब वो सारे के सारे एक साथ जुड़ जाएं तो वापस पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक से ज्यादा अणु साथ में होना, ग्रुप में होना, रेशो में, उसको कहते हैं यौगिक या कंपाउंड। कुछ आई बात? अब जैसे मैं कहूं पानी से भरी बोतल, पानी से भरी बोतल क्या है? अणु है या यौगिक है? तो आप कहोगे यौगिक है, क्योंकि नेचर में पानी लिक्विड फॉर्म में होता है। क्या होता है? पानी किस में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। कुछ आई बात समझ में? तो ये वाली बात है। अच्छा, एक कहानी और मेरे को याद आई। एक क्वेश्चन था जो आईएएस इंटरव्यू में पूछा गया था कि पानी गीला क्यों होता है। इस क्वेश्चन पे अभी तक किसी ने ऐसा कमेंट किया ही नहीं, लोगों ने जो और उसमें जो बच्चे, कई लोग और इंटरव्यू वाले या आईएएस वाले लोग जो बहुत सारे हैं, वो उसका गलत स्टेटमेंट दिया था। जिसने भी आंसर दिया था आईएएस के इंटरव्यू में, वो गलत स्टेटमेंट दिया था, और उसी गलत स्टेटमेंट का यूज करके लोग यूट्यूब पे रील्स बना रहे हैं और उसी को सेम टू सेम फॉलो कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि पानी गीला क्यों होता है। पानी हाइड्रोजन, और आंसर क्या है उनका? पानी गीला क्यों होता है? कहते हैं सर पानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, इसीलिए पानी गीला होता है। ऑक्सीजन होने की वजह से गीला होता है। ऑक्सीजन होने की वजह से पानी गीला होता नहीं है भाई साहब। अगर ऑक्सीजन होने की वजह से ही गीला होने लग गया तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है, क्या ये गीला है? ये तो ड्राई है, ये तो चौक है ना। इस चौक को मैं अगर हीट कर दूं तो CaO बन जाएगा और बेचारी और ड्राई हो जाएगी। तो ऐसा थोड़ी है। CaCO3 इसमें ऑक्सीजन रहा, इसका मतलब है गीला है। गीले का क्या मतलब होता है? गीले का मतलब क्या होता है? गीले का मतलब है आपको क्या फील होना? लिक्विड फॉर्म में फील होना। गीले का मतलब क्या है? ऑयल गीला है, ऑयल आपने टच किया तो क्या हो गया? लिक्विड फॉर्म में फील होना, ये गीला है, ठीक है ना। आपको नमी महसूस होना, ये गीला है। तो लिक्विड है तो उसमें नमी होगी। तो भैया द्रव में होना गीला होता है, द्रव में, लिक्विड में होना गीला होता है, सॉलिड नहीं फील करवाता है, ठीक है। तो आप पानी किस में? लिक्विड में, तो वो तो उसकी स्टेट हुई ना, वो तो उसकी स्टेट हुई है, तो स्टेट की वजह से गीला हुआ ना। पानी H2 होने की वजह से थोड़ी गीला हो, तो उसका केमिकल फॉर्मूला है। एक्चुअल में पानी नेचर में लिक्विड स्टेट में होता है। किस में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है, द्रव अवस्था में होता है। इस वजह से पानी कैसा फील करता है? कैसा फील करवाता है? गीला फील करवाता है। आई बात समझ में? अगर वो सॉलिड में चला जाएगा और उसकी एक बूंद भी अगर आपको नहीं निकलेगी, यानी आइस, इतना हार्ड आइस बना दो कि उसके एक ड्रॉप हाथों हाथ नीचे नहीं आनी चाहिए, तो उसको लगाओगे तो गीला फील नहीं होगा। जैसे ही आपकी बॉडी से टच करेगा आइस और वो कन्वर्ट हो गए पानी में, कन्वर्ट यानी लिक्विड में कन्वर्ट होगा, आपको गीला फील होने लग जाएगा। अगर वो भाप में चला गया तब भी आपको गीला इतना फील नहीं होगा, है ना। तो पानी क्यों गीला फील होता है? वो उसकी लिक्विड स्टेट है, इसलिए गीला फील होता है। इसलिए थोड़ी ना फील होता है कि H2O है इसलिए गीला। ये स्टेटमेंट गलत है। और लोग क्यों मान रहे हैं इसको? क्योंकि आईएएस के इंटरव्यू में पूछा है और जो आईएएस में बैठी है उसने आंसर दिया है। अरे आईएएस इंटरव्यू आपके लिए इसलिए नहीं होता है कि आप हर चीज का करेक्ट आंसर दो, या जिसने आईएएस इंटरव्यू दिया उसने हर चीज करेक्ट आंसर दिया है, इसके लिए नहीं होता है। आप आईएएस के इंटरव्यू में फेस टू फेस कैसे इंटरेक्ट कर पाते हो, इसलिए इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में दी गई हर बात या बताई गई हर बात क्या सही होगी? नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। जरूरी नहीं है वहां बोली गई हर बात करेक्ट है और आप उसे कॉपी करके कहीं पे भी मारे जा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो
थोड़ा अपने पास माइंड है, उसको यूज करें और उसको समझे, किसी की नकल मार के यूट्यूब के इस ट्रेंडिंग सीजन में इस तरह से ना चले और हर यूट्यूब पे कही हुई हर बात भी ना माने, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और समझेंगे आगे की चीजें। तो अभी तक नेक्स्ट वीडियो में जब हम आए तब तक आपको कहां तक से कहां तक याद करना है, यहां तक। अच्छा, यहां तक मुझे याद आया, तो आप साथ ही साथ और भी कुछ तत्व है आपके लिए, उसको भी समझ लो। कौन कौन सा है, ये रहा, मैं इसी से लिख देता हूं। इसके नीचे आता है मर्क्यूरी, सॉरी इसके नीचे आपके पास क्या आएगा, कैडमियम, और इसके नीचे आता है मर्क्यूरी। इसके नीचे कौन आता है, मर्क्यूरी। तो जिंक के नीचे कैडमियम, कैडमियम के नीचे मर्क्यूरी। और ये मर्क्यूरी है ना, ये आपका मेटल है, धातु है, और ये लिक्विड है। कैसा है, लिक्विड है। ध्यान रखना, ये लिक्विड में होता है। किस में होता है, लिक्विड में होता है। तो धातु में ये लिक्विड में होता है, मर्क्यूरी एकमात्र आपका जो है किसमें होता है, लिक्विड में होता है। एक और कहानी कि आपके पास ये जो लिखे हुए कॉपर, कॉपर के नीचे आपका सिल्वर और सिल्वर के नीचे आपका गोल्ड, मैं इसी से लिखा हूं, है ना। कॉपर, कॉपर के नीचे सिल्वर, सिल्वर के नीचे गोल्ड, इनको बोलते हैं कॉइन्स मेटल। क्या बोलते हैं, कॉइन्स मेटल। कॉइन मेटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के सिक्के चला करते थे, इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, कॉइन्स मेटल या सिक्के की धातु, सिक्के धातु, सिक्के वाली धातु ये होती है कॉइन्स मेटल, इनसे बनते हैं, ठीक है। और ये आपका निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, पैलेडियम और प्लेटिनम, ये है आपकी कैटलिस्ट। इसको क्या बोलते हैं, कैटेलिस्ट या कैटेलाइटिक, कैटलिस्ट मेटल, मेटल ये कैटलिस्ट मेटल है, ये कॉइन्स मेटल है, कॉइन्स मेटल है या कॉइन्स धातु है, ऐसे। और ये है ना नॉन ट्रांजिशन मेटल से, चलो उसको तो रहने दो, तुम्हारे काम नहीं में आएगा। कॉइन्स मेटल ये कैटलिस्ट मेटल है, इनका याद रखना है। बाकी ठीक है, आगे की सीरीज में समझेंगे। आप यहां तक याद करो, जहां कॉपर होगा वहां सिल्वर गोल्ड रख देना, जहां जिंक होगी उसके नीचे कैडमियम और मर्क्यूरी रख देना। ये